हाय एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है फेम स्कीम। ये आज के मिंट पेपर में इस पे एक आर्टिकल आई थी। तो हम अभी डिटेल में देखेंगे कि ये स्कीम है क्या और इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसे समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज अभी बहुत कुछ चल रहा है। सीओपी के ऊपर हमने एक वीडियो की थी कुछ दिन पहले। सो ये भी उससे रिलेटेड है। तो हम क्रोनोलॉजिकल वे में समझेंगे चीज़ों को। ये आपके स्क्रीन पे रही आर्टिकल जो कि आज आई है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है। और वहाँ पे बसेस ई बस पे फोकस किया जाएगा। लेकिन आप ये समझ पाओ आर्टिकल, इसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप स्टैटिक चीज़ों को देखो अच्छे से। सो आज का जो हमारा कंटेंट है, पहले हम ये समझेंगे कि जो फर्स्ट फेज़ था इस स्कीम का, क्योंकि अभी फेम फेज़ टू ये ऑपरेशनल है। सो एक बार पहले हम फेम वन समझेंगे, उसके फीचर्स को देखेंगे। देन फेम टू में क्या क्या और एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए थे एंड जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उनको कैसे इंप्रूव किया गया था। फिर हम उसके बाद आर्टिकल पे आएंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि फेम स्कीम किस कॉन्टेक्स्ट में लॉन्च हुई थी, इसका इसका पर्पस क्या था। तो मैं आपको एक डेटा देता हूँ। अगर एयर एयर पोल्यूशन की बात करें हम, ठीक है, तो एयर पोल्यूशन में अराउंड 20 to 30% कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, वो व्हीकल्स से जो पोल्यूशन आती है ना, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें 20 to 30% होता है। अगर आप ये बिग सिटीज़ की बात करो जैसे दिल्ली है, तो ये फिर नंबर इससे हायर भी जा सकता है, मोर देन 30%। सो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि पॉल्यूशन में व्हीकल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, राइट। सो ये स्कीम, आपको इसका नाम दिख रहा होगा अभी, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं पता है कि ये बैटरी ऑपरेटेड होती है, इसको पहले चार्ज किया जाता है एंड उस बैटरी से पावर मिलती है व्हीकल्स को, ठीक है। हाइब्रिड ये हो गया कि उसमें इलेक्ट्रिक फीचर्स भी होते हैं, इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल हो गया या डीजल है, अगर वो फोर व्हीलर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए उसको हाइब्रिड बोलते हैं। बट अगेन क्योंकि हाइब्रिड में भी इलेक्ट्रिक का कंपोनेंट होता है, राइट। सो अगर हम इन दोनों को प्रमोट कर रहे हैं तो अभी जो हमने प्रॉब्लम की बात की है कि अराउंड 20 to 30% एयर पॉल्यूशन वो व्हीकल्स के थ्रू होता है। सो ये नंबर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और सीओपी वाले वीडियो में हमने देखा था कि इंडिया का टारगेट है नेट नेट जीरो कार्बन एमिशन। इस टारगेट को हमें अचीव करना है बाई 2070, ठीक है। सो ये हो पाए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर फ्रंट पे वर्क करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पर्पस यही है कि सिर्फ हम फॉरेस्टेशन करके इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें दूसरी चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा। तो जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं पॉल्यूशन में, हमें उस हर फ्रंट पे काम करने के बाद ही फिर हम नेट जीरो पे आ पाएंगे, राइट। सो अब एक बार देखते हैं कि ये स्कीम थी क्या। ये स्कीम लॉन्च हुई है 2015 में। अगेन अगर आप सीओपी वाले वीडियो को रिकॉल करो तो मैंने आपको बताया था कि सीओपी 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21st मीटिंग ये हुई थी पेरिस में, इसलिए इसको पेरिस अग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये हुआ था 2015 में, ठीक है। 2015 के दिसंबर में हुआ था बेसिकली ये। तो दिसंबर में इस मीटिंग में जाने के पहले ही इंडिया खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि हम ग्लोबल स्टेज पे जाके अपनी बात रख पाए और हम दुनिया को दिखा पाए कि भले ही ग्लोबल लेवल पे कंसेंसस नहीं बना है बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन इंडिया ने अपने एंड पे काम करना स्टार्ट कर दिया था 2015 में ही। ये स्कीम हमारे यहाँ लॉन्च हुई थी अप्रैल में, ठीक है। और आप देखोगे कि जो पेरिस मीटिंग हुई थी दैट वाज इन दिसंबर, तो हमने अप्रैल में ही कर दिया था। और वहाँ पे मीटिंग होती है दिसंबर में जिसपे कि फर्दर बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे अग्रीमेंट्स पे साइन किया कंट्रीज़ ने, लेकिन उस पर वर्क नहीं हुआ उतना, ठीक है। तो अगेन आते हैं वापस इस पे कि ये लॉन्च हुआ था 2015 में। शुरू में इसको 2 साल के लिए रखा गया था, ठीक है। तो ये 2015 से 17 तक की इसकी वैलिडिटी थी, जिसको कि बाद में एक्सटेंड करके 19 तक किया गया है, 2019 तक। सो अगर आपको ये पूछे कि फेज़ वन कब तक वैलिड था, दैट वाज अप टू 2019। नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, MHI, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। इसकी ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम रेडी किया जाए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही काम करे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो कि हमारे लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न है, दैट इज़ लिथियम आयन बैटरी। अब ये बैटरी लिथियम से बनती है और लिथियम का रिजर्व हमारे पास नहीं है, राइट। दुनिया में अगर हम बोले ऐसे तो एक बहुत ही फेमस आपको टर्म मिलेगा ऐसे ऐसे आर्टिकल में, लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज, उसमें होता है एक अर्जेंटीना, दूसरा है चिले
और इसमें तीसरा है बोलीविया। तो अगर हम ये तीनों कंट्रीज़ को देखें जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इन तीनों को मिला के इन तीनों कंट्रीज़ में वर्ल्ड का 50% लिथियम रिजर्व है। अगर आप इसमें एक और कंट्री को ऐड कर दो, दैट इज़ पेरू, तो ये हो जाता है अराउंड 65%। तो 65% वर्ल्ड का रिजर्व साउथ अमेरिका की ये 4 कंट्रीज़ में है। लेकिन अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया को कंबाइंडली बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, तो इंडिया ने बहुत कोशिश की डिप्लोमेटिक एंगल से कि हम इनके साथ कोई ट्रेड डील साइन करें जिसमें कि ये हमें लिथियम की सप्लाई करें हमें, और हम उसको यूज़ करके यहाँ पे बैटरीज बना पाए, क्योंकि बिना इसके आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी डील्स पे काम चलता रहा। ये स्कीम लॉन्च हो गई और गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये इकोसिस्टम बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए हमें जिस भी चीज़ों की ज़रूरत है हम हर एंगल से काम करेंगे, और यहाँ पे इंसेंटिवाइज करेंगे बायर्स को भी और मैन्युफैक्चरर्स को भी, सो दैट वो इस पर वर्क कर पाए और गवर्नमेंट का जो इसमें टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो। ठीक है, तो अगर बायर के साइड से बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं फोकस एरियाज क्या क्या हैं इसके, उसके बाद हम बायर एंड मैन्युफैक्चरर्स पे आएंगे। तो सबसे पहला है इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। फर्स्ट फोकस एरिया था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब ये तभी हो पाएगी जब हमें लिथियम की सप्लाई मिले, क्योंकि बैटरी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी होती है वो तब होगी जब आपके पास लिथियम की सप्लाई आ जाए। उसके लिए हमने इनसे बात की, कंट्रीज से, तो चलो वहाँ से सप्लाई आना स्टार्ट हो गया। दूसरा था डिमांड क्रिएशन। अब डिमांड क्रिएशन कैसी होगी, क्योंकि लोगों को यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक आदत है, अभी भी आप देखोगे तो मैक्सिमम जो व्हीकल्स है वो पेट्रोल या डीजल से ही चलती हैं। अब आपको कुछ कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिखने स्टार्ट हो गए होंगे। सो डिमांड क्रिएशन ऐसे होता है कि आप लोगों को इंसेंटिवाइज करो कि वो ये व्हीकल्स परचेज कर पाए। बट प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है तो इसकी प्राइस ज़्यादा होती है, राइट। तो इंडिया में बायर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं, तो इन केस अगर उनको ऐसा लगा कि पेट्रोल वाली व्हीकल काफ़ी चीप आती है एज़ कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सो इस इफेक्ट को निगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम बायर्स को इंसेंटिव देंगे। अब वो इंसेंटिव किस फॉर्म में था, तो दैट वाज अप टू 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीकल्स। तो ये कैप डिसाइड की गई थी 2 व्हीलर्स के लिए। 4 व्हीलर्स के लिए ये था 10%। ठीक है, तो अगर परचेज करने के टाइम पे आपको जो भी उसका प्राइस है उससे 20% कम में मिले, सो काफ़ी लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे। ठीक है, बट ये अगेन ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई थी। फिर भी इसका फ़ायदा हुआ कि जब लोगों को इंसेंटिवाइज किया गया है बायर्स को, तो इसकी परचेज बढ़ी है। थर्ड फोकस एरिया इसमें था कि जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं, कि आपके पास व्हीकल आ गई, ठीक है, लेकिन जितना इजीली आपको पेट्रोल पंप दिख जाएगा उतना इजीली आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के स्टेशंस नहीं मिलेंगे, राइट। तो इसको काउंटर करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनवाए गए, एंड ड्यूरिंग फेज़ 1 जो इसकी वैलिडिटी थी अराउंड 490 स्टेशंस बनाए गए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगेन ये एक अच्छा स्टार्ट था। ठीक है, देन इसमें फिर बात ये होती है कि अब हम ये तो चलो 3 इसके हो गए फोकस एरियाज। अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो डिमांड साइड से तो ये हो गया बायर वाला। मैन्युफैक्चरर्स के साइड से भी हमें उनको थोड़ा इंसेंटिव देना पड़ेगा सो दैट वो ज़्यादा इंकरेज्ड फील करे प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो उसमें एक स्कीम का आप नाम सुनते होगे बार बार, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो PLI स्कीम में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को भी इंक्लूड किया गया सो दैट वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना पाए, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी फिर उनको उतना ही रिबेट दिया जाता था और उतनी ही ज़्यादा उन्हें सब्सिडी दी जाती थी। तो ये इसके 4 फोकस एरियाज हो गए। अब हम देखते हैं कि ये स्कीम अगर ब्रॉड लेवल पे देखें तो इट वाज अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ठीक है, जो कि आया था 2013 में। सो अब मैंने बताया कि COP21 जब हुआ था पेरिस में, तो हमने उसके पहले ही लॉन्च कर दिया था फेम, एंड फेम इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दिस नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। तो हमने काफ़ी पहले ये सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दिया, राइट। अब ये कवर क्या क्या करता है, सो फेम स्कीम में उन सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है दैट आर अ पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन। फिर इसमें इंक्लूड किया गया है वैसे सिटीज़ को जो कि स्टेट कैपिटल्स हैं,
उसके बाद उन सारे सिटीज़ को जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, 1 मिलियन इज़ 10 लाख, तो इन सारे सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। एक तो पहले वो या तो स्मार्ट सिटी हो, या फिर किसी स्टेट की कैपिटल हो, या फिर कोई भी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो। फिर इसमें बाद में ऐड किया गया नॉर्थ ईस्ट के कुछ सिटीज़ को, जो कि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट को क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत, एक तो पहले सेंसिटिव एरिया है, दूसरा ये कि वहाँ पे ग्रीनरीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, हिली एरियाज़ है, तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन फील ना करनी पड़े, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के सिटीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, जो कि ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं फिर भी। देन डिमांड इंसेंटिव का मैंने आपको बताया कि 2 व्हीलर्स सेगमेंट में 20% था मैक्सिमम, और 4 व्हीलर्स में 10% था। ये प्राइस के उसमें रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ आपको। फिनेंशियल आउटले की बात करें तो जब स्कीम लॉन्च हुआ था तो मैंने बताया कि ये पहले 2017 तक ही था, 2015 से 17 तक। उस केस में इसकी बजट आउटले थी 795 करोड़। जब इसे 17 से 19 तक कर दिया गया तो ये पूरा अमाउंट हो गया था 895 करोड़। और सिर्फ 100 का इंक्रीज इसलिए हुआ है बिकॉज 2017 तक जो ये वाला फंड है इसका बहुत मेजर पोर्शन एक्चुअली यूज़ नहीं हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो 895 करोड़ ये था फिनेंशियल आउटले फेम 1 का। अब हम आते हैं फेम फेज़ 2 पे। तो मैंने बताया कि फेम फेज 1 वैलिड था 2015 से 19 तक, राइट। सो 19 में ही फेज़ 2 को लॉन्च कर दिया गया था। इसका फिनेंशियल आउटले अगर बात करें, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं तो उसके फिनेंशियल आउटले, नोडल मिनिस्ट्री और ये सब पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो जब भी आप कोई गवर्नमेंट स्कीम ऐसे पढ़ना तो आप ये सब फीचर्स जरूर देखना, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इसकी फिनेंशियल आउटले थी 10,000 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है। 895 करोड़ पहले में था, इसमें 10,000 करोड़ हो गया, तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत हेवी अमाउंट है, राइट। ओके, अगर हम फोकस एरियाज़ की बात करें तो मैंने आपको एक बताया था कि अराउंड 490 या 95 ऐसे कुछ चार्जिंग स्टेशंस बनाए गए थे, राइट, फेज़ 1 में। यहाँ पे फोकस था कि ये चार्जिंग स्टेशन अब इतने से काम नहीं चलने वाला है, हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो अराउंड 2500 चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाने हैं। एक और इसमें डिफरेंस है कि ई बसेज, इलेक्ट्रिक बस, इसको इंक्लूड नहीं किया गया था पहले फेज़ 1 में। फेज़ 2 में इसे भी इंक्लूड किया गया है। और रिवैम्प्ड फेज़ 2 एक्चुअली में क्या है कि जब इसको भी लॉन्च किया गया ना तो ये 2019 से लेके 2022 तक के लिए था, ठीक है। लेकिन इसको रिवैम्प किया गया और इसे बढ़ा दिया गया अप टू 2024। तो अगर कोई अभी आपसे पूछे कि फेज़ 2 की वैलिडिटी कब तक है, तो लॉन्च किया गया है 19 में और ये वैलिड है टिल 2024। तो ये 5 ईयर्स के लिए जो ग्रॉस अमाउंट है जो कि सैंक्शन की गई है दैट इज़ 10,000 करोड़। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के आर्टिकल पे आते हैं। आज के आर्टिकल में ये था कि फेम स्कीम को JNK में भी लाया जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि ये स्कीम वहीं पे एप्लीकेबल है जो या तो स्मार्ट सिटी हो या फिर किसी स्टेट की कैपिटल हो, या फिर कोई ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन हो, ठीक है। सो इसमें अब JNK को भी शामिल किया गया बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स तो थे पहले से उनके सिटीज़ आई मीन, लेकिन अब इसमें JNK को भी इंक्लूड किया गया। तो उसमें बात ये बोली है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें बसेस पे भी फोकस किया जाएगा। तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन थी आज के आर्टिकल में। बाकी आप इसमें देखना फैक्ट्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। ये आर्टिकल आप रीड करना, बेसिकली जो बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी उसी का समराइज वे आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आर्टिकल रीड करो आप। एंड अभी आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आप एक बार क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करके, हमने जो भी बात की है उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार इसको अटेम्प्ट करो और इसका जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए कंटेंट इतना ही था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले, आप उसका आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। थैंक